नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत जो है आज हम उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति के विकास में सरकी राजवंश की जो है वो भूमिका को करने वाले हैं। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं, और ये 8 अंक का प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे कि आपके परीक्षा में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्नों का एक पेपर होता है, और उसमें जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर के जो 10 पेपर होते हैं वो 8 अंकों के होते हैं, और उनको 125 शब्दों में लिखना होता है। और इसी तरीके से जो 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्न होते हैं वो जो है 200 शब्दों में होते हैं, और वो 12 अंक के होते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ सूचना यही है कि मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ जो है प्रत्येक पेपर से क्वेश्चन कराते रहते हैं, और वीकली सैटरडे को जो है वो हमारा करंट अफेयर्स आता है। सप्ताह भर की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो हम कराते हैं। तो आप लोग इस समय तो ज़रूर चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यदि आप इस समय चैनल पे बने रहेंगे तो धीरे धीरे आपका प्रत्येक पेपर से चीज़ें तैयार होती रहेंगी। आइए प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति के विकास में सरकी राजवंश की भूमिका की चर्चा कीजिए। और प्रश्न करने से पहले जब आप प्रश्न पत्र करें, चाहे वो टेस्ट सीरीज का प्रश्न हो, चाहे आप मुख्य परीक्षा में जब बैठे हों, तो दोनों समय आपका पहला ध्यान यही होना चाहिए कि प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़ना है, और फिर प्रश्न कितने डायमेंशंस में पूछा गया है, क्या क्या प्रश्न में पूछा गया है, उसको जो है वो निकालिए। तब जो है आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि यदि आप प्रश्न जो है ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर दुर्घटना होनी तय है। और ये चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, प्रीलिम्स में भी बहुत ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो पीटी के बाद आते हैं और कहते हैं सर प्रश्न पत्र को ध्यान से न पढ़ने की वजह से हमारा 4 से 5 आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है। और मुख्य परीक्षा में तो सोचिए कि अगर आप थोड़ा सा प्रश्न से इधर उधर हट के उत्तर राइटिंग किए, आंसर राइटिंग किए, तो फिर आपको जो है अंक नहीं मिलेगा। तो हर बार की तरह एक छोटी सी आप भूमिका दीजिए कि सरकी राजवंश या जौनपुर सल्तनत उत्तरी भारत में एक इस्लामी जो है वो राज्य था, जिसने 1394 ईस्वी से 1479 ईस्वी तक जो है शासन किया। मलिक सरवर ने स्वतंत्र राज्य की जो है वो नींव रखी। आप सभी जानते होंगे कि एक समय तक ये जो जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक क्षेत्र था, तो वो दिल्ली सल्तनत के तहत ही आता था। लेकिन तुगलक काल के बाद जो है, मतलब फिरोज शाह एमबीटी के बाद जो है वहाँ थोड़ा सा विघटन होता है, और वहाँ का एक शासक रहता है मलिक सरवर, वो वहाँ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो वही आप बता रहे हैं, दिल्ली की राजनीतिक अस्थिरता तथा तैमूर के आक्रमण से उपजी अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप जौनपुर जो है वो कलाकारों, लेखकों, कवियों और विद्वानों का जो है आश्रय स्थल बनकर उभरा। क्योंकि भाई जब भी कभी केंद्रीय सत्ता जो है वो कमजोर पड़ेगी, तो जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो मजबूत होंगी। तो न केवल वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि कला और संस्कृति का भी विकास वहाँ ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जैसे आप देखेंगे कि जब मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ती है, तो जो बंगाल हुआ, अवध का क्षेत्र हुआ, दक्कन में निजाम हुए, या फिर राजपूतों के समय में जो विकास हुआ, तो वो कला और संस्कृति का बहुत ज़्यादा विकास हुआ राजनीति और प्रशासन के साथ साथ। तो वही आप यहाँ भी बता रहे हैं। इब्राहिम सरकी के समय जौनपुर कला और साहित्य का केंद्र होने के कारण पूर्व का जो है वो सिराज भी कहा गया। देखिए इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक थे इब्राहिम सरकी, जिनका टाइम पीरियड क्या था, 1401 से 1440 तक, मतलब करीब करीब 39 साल इन्होंने शासन किया। और ये देखा जाए तो जौनपुर के इतिहास में जो है वो उल्लेखनीय पड़ाव था, क्योंकि इस समय जो है न केवल इसका जो वैभव का विस्तार हुआ, मतलब साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, साथ ही साथ कला और संस्कृति का भी विस्तार हुआ।
और ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। यदि साम्राज्य समृद्ध है, वैभवशाली है, तो ऑटोमेटिक जो है वो फिर सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा ही मिलेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो प्रभावित होंगी ही होंगी, क्योंकि शासक को वही अपने राजतंत्र को ही मेंटेन करने में सारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो यही आप बता रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने इंट्रो दिया सरकी राजवंश का। अब सरकी राजवंश के समय कला और संस्कृति के जो है वो प्रमुख कार्य क्या थे वो आपको बताना है। और इसके तहत सबसे पहला स्थापत्य कला अगर देखेंगे, और स्थापत्य कला में भी अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता है वो अटाला मस्जिद की। और इसके बारे में थोड़ा जानिए कि इस समय इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली जो है वो विकसित हुई, जिसमें पेचीदा निरूपणों, गुंबदों एवं मीनारों का उपयोग शामिल है। जैसे जौनपुर की अटाला मस्जिद, इस मस्जिद को कलात्मक दीवारों से घेर कर सुंदर जो है वो दीर्घाएं बनाई गई हैं। देखिए ये अटाला मस्जिद है, और जब भी आप कला और स्थापत्य की चीज़ें पढ़िए, आपको दिख नहीं रहा होगा ये है, और जब भी आप कला और स्थापत्य की चीज़ें पढ़िए तो आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, तो प्रयास करिए कि इसका जो है चित्र गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप चित्र देखे रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। जो चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं कि पेचीदा निरूपण क्या है, गुंबद क्या है, मीनार क्या है, तो आपको यहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से देखने को मिल जाएंगी। तो आप भूलिएगा नहीं तो कला और संस्कृति ऐसा क्षेत्र है कि फिर आप रटते रहिएगा, भूलते रहिएगा। तो इसीलिए यहाँ हम चित्र दिखाने का प्रयास भी किए हैं। हो सकता है कि ये बहुत स्पष्ट ना हो, तो आप गूगल करके ज़रूर अटाला मस्जिद को देखिएगा, और तब इस सब चीज़ों को लिंक करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मस्जिद में कुल जो है वो 3 प्रवेश द्वार हैं। इसका निर्माण खुले वर्गाकार जो है वो आंगन में किया गया है। मतलब देख रहे हैं ये खुला खुला लग भी रहा है, और ये वर्गाकार है, और यही जो है इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो स्थापत्य कला के तहत जो पहला जो है वो अटाला मस्जिद है। और देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जानते होंगे कि अभी आपका ये जो समय है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है, और इसी के तहत हमारे संस्थान के द्वारा भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि जब तक आप आंसर राइटिंग करेंगे नहीं तब तक आप मुख्य परीक्षा पास नहीं करेंगे, ये लिख कर ले लीजिए। मुख्य परीक्षा पास करने की पहली शर्त ही है कि आप खूब आंसर राइटिंग करिए, और इसी के तहत हम यहाँ डेली आपको प्रश्न देंगे, आपको उत्तर लिख करके दिखाना होगा, और फिर जो है आपकी कॉपी चेक होगी, जो कमी होगी वो बताई जाएगी, और फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। मतलब सेम डे ही सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी भेजना है। जब आप भेजेंगे तो देखिए प्रॉपर वे में मार्किंग की गई है, जो भी कमी है वो बताई गई है, और फिर ये देखिए मॉडल आंसर भी आपको दिया गया है। तो यहाँ क्या है कि प्रत्येक टॉपिक से जो है न केवल आपको प्रश्न मिलेगा, आप उत्तर लिखेंगे, बल्कि उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो आप लोग इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। फिर जो अगला है महत्वपूर्ण, झांझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने जो है वो करवाया था। इस मस्जिद के भीतर जो है सुंदर मेहराबों की झांझरियां होने के कारण इसे झांझरी जो है वो मस्जिद कहा जाता है। देखिए ये है झांझरी मस्जिद, इसी के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। फिर जो अगला महत्वपूर्ण स्थापत्य है वो लाल दरवाजा मस्जिद है, और इसे तो आप पीटी में पढ़े होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है कि लाल दरवाजा मस्जिद है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये जौनपुर से संबंधित है। और इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजे ने करवाया था, और इस मस्जिद का मुख्य दरवाजा लाल पत्थरों से बनाया गया था, और शायद इसीलिए इसे जो है लाल दरवाजा मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद के कुछ स्तंभों पर संस्कृत और पाली भाषा में जो है वो लेख भी अंकित हैं। ये जो है इसकी आप बात कर रहे हैं, लाल दरवाजा मस्जिद है ये। फिर अगला जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है
वो जामा मस्जिद का है। देखिए ये है जामा मस्जिद, और इस मस्जिद की नींव इब्राहिम शाह सरकी के समय रखी गई थी तथा इसका निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में जो है वो पूरा हुआ। मतलब इब्राहिम शाह सरकी के समय में रखी गई थी, लेकिन ये आगे कई शासकों के समय में ये बनके तैयार हुआ। इस मस्जिद की सजावट एवं नक्काशी जो है वो मिस्री शैली में की गई है तथा इसके मेहराबों की वक्रता, दीवारों पर किया गया सुंदर चित्रांकन आदि जो है इसकी भव्यता को और जो है वो बढ़ाते हैं। तो कला और संगीत के तहत सबसे पहले कला में स्थापत्य कला को आपने बताया है। अब जो है अब थोड़ा सा हम संगीत को देखते हैं कि संगीत के तहत क्या उपलब्धियां रही हैं सरकी राजवंश का। और चूंकि देखिए यूपी स्पेशल का पेपर है तो यहाँ यूपी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, और जब तक आप बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होकर के चीज़ों को नहीं लिखेंगे समस्याएं होती हैं। देखिए पेपर 5 और पेपर 6 में समस्याएं हैं, मैटर उस तरीके से उपलब्ध नहीं है जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं, आप प्रश्न बनने की संभावना है। लेकिन आपको इन्हीं सब चीज़ों से आपको निकाल के जाना है, क्योंकि 200-200 नंबर के ये हैं, 400 नंबर के हैं, और अगर यहाँ से आप थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़े तो नंबर का गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर जो बेहतर थोड़ा सा लिख के आएगा वो 200 में 115, 20, 25 नंबर तक पा जाता है, और जिनका खराब हुआ वो तो 50 नंबर भी पाने के लिए संघर्ष करते दिखते हैं। और पिछला जो यदि आपने मार्कशीट देखा होगा तो वो स्थिति आपको दिख रही होगी। तो संगीत कला के तहत आप बताइए कि सरकी वंश का अंतिम शासक जो था हुसैन शाह, जो स्वयं एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे। सबसे पहले तो ये पीटी का एक फैक्ट भी हो गया कि सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो हुसैन शाह थे, और ये खुद एक संगीतकार थे। इन्होंने जुंगलाह राग नामक एक राग की जो है वो आविष्कार भी किया था। तो अगर आपको ये राग एग्जाम के प्रेशर में ना भी याद रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जानिए कि जो हुसैन शाह थे, जो अंतिम सरकी शासक थे, वो संगीत प्रेमी थे और उन्होंने राग का भी निर्माण किया था जो एक मिश्रित राग था। मतलब ये जो जुंगलाह है ये मिश्रित राग था, और मिश्रित राग का कारण भी है क्योंकि हिंदुस्तान की चीज़ें थी तो हिंदुस्तान की अपनी चीज़ें, फिर इनकी जो पृष्ठभूमि थी इस्लामी पृष्ठभूमि, तो इंडो इस्लामिक जो है वो प्रभाव तो अगर स्थापत्य पे दिख रहा है तो ये संगीत पे भी दिखेगा ही दिखेगा। फिर कई प्रसिद्ध कवियों जैसे विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे विद्वान सरकी राजवंश के संरक्षण में थे। और अगर शिक्षा और साहित्य के तहत तो एक तो विद्यापति की आप बता दिए, इनकी जो है कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी रचनाएं हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी की तो पद्मावत आप सभी जान ही रहे होंगे। साथ ही साथ अगर शिक्षा एवं साहित्य में और देखा जाए तो सुल्तान इब्राहिम शाह ने संगीत और नृत्य के लिए एक विशाल पुस्तकालय की भी जो है वो स्थापना की थी, और इसके द्वारा संगीत पर एक सम्मेलन का भी जो है वो आयोजन किया गया था। एवं इसी में संगीत शिरोमणि नामक कृति की रचना हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि संगीत शिरोमणि नामक कृति की रचना कहाँ हुई थी, तो ये इसी समय हुई थी, इब्राहिम शाह सरकी के समय। फिर सरकी शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने विविध सांस्कृतिक ताने बाने में भी योगदान करते हुए विभिन्न समुदायों के बीच सह अस्तित्व की जो है वो भावना का विकास किया था। क्योंकि उस समय एक बड़ा इशू ये भी था कि जो शासक वर्ग था वो मुस्लिम था और जो बहुसंख्यक प्रजा थी वो हिंदू थी। तो ऐसे में जो धार्मिक ताना बाना जो टूट रहा था, मतलब दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की जो कवायद थी, तो सरकी शासकों में ये चीज़ नहीं दिखती। वो धर्म के प्रति सहिष्णु थे और उनका ये मानना था कि हमारे राज्य में जो भी हमारी प्रजा है वो अपने धर्म को निर्बाध रूप से माने, और ये उनका संरक्षण भी करते थे। ऐसा नहीं था कि केवल इस्लाम की चीज़ों को इन्होंने बढ़ाया। इनके शासनकाल में जो भी जाति धर्म मजहब के लोग थे सबको समान प्रश्रय देने की बात की गई थी। लेकिन चूंकि वो मध्यकाल की एक सीमा थी तो भाई आज के वर्तमान समय की स्थिति तो नहीं हो सकती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये बेहतर काम जरूर कर रहे थे। तो वो आप बता दीजिए।
और ये आर्ट एंड कल्चर के तहत जाएगा भी जाएगा, जो इनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकी काल में कला एवं संस्कृत का उल्लेखनीय विकास हुआ था, जिसके प्रमाण जो है वो आज भी विद्यमान है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि प्रश्न कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है, भूमिका कैसे लिखनी है, संक्षेप में छोटा सा निष्कर्ष कैसे लिखना है, वो सब भी हम सिखा पाए होंगे। देखिए ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। ये हमारा टेलीग्राम है, फिर दूसरा ये यूट्यूब है हमारा, और एक सेकंड चैनल भी है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। इन सबों को इसलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को सहयोग करते हुए आगे बढ़ाना है। और हमारे किसी बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।